नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस के अंतर्गत यह हमारा छठा पार्ट है और जिन भाइयों ने इससे संबंधित प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 और मैंने पिछली वीडियो 172 प्रश्न लिए थे। अब मैं 173 यानी 173 प्रश्न शुरू कर रहा हूँ। तो भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई है। तो दोस्तों भू-स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है? तो वो होती है 36,000 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 36,000 किलोमीटर है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि ये जो उपग्रह ये यान है दोस्तों, उपग्रह मतलब ये यान उपग्रह को पृथ्वी की भूस्थिर कक्षा में स्थापित करने में मदद करता है। और जीएसएलवी ऐसा बहुचरण रॉकेट होता है दोस्तों जो 2 टन से अधिक भार के उपग्रह को पृथ्वी से 3600 किलोमीटर, कितने दोस्तों? 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थिर कक्षा में स्थापित कर देता है। और जो दोस्तों विषुवत या भूमध्य रेखा की सीध में होता है। और ये जो रॉकेट है दोस्तों अपना कार्य 3 चरण में पूरा करते हैं। और इनके तीसरे यानी अंतिम चरण में सबसे अधिक बल की आवश्यकता होती है। और रॉकेट की यह आवश्यकता जो होती है दोस्तों केवल क्रायोजेनिक इंजन ही पूरा कर सकते हैं। तो ये जो रॉकेट होते हैं दोस्तों इनकी रॉकेट की जो आवश्यकता होती है अंतिम चरण में, तो ये क्रायोजेनिक इंजन ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए बिना क्रायो इंजन के जीएसएलवी रॉकेट का निर्माण मुश्किल हो जाता है। तो ये दोस्तों ये जो भूस्थिर उपग्रह है की ऊंचाई जो होती है वो 3600 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों जो सूर्य की ऊर्जा है वो हमें किससे प्राप्त हो किस प्रकार होती है? तो वो नाभिकीय संलयन, सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन नंबर 175। रॉकेट की गति आधारित है। तो दोस्तों रॉकेट की जो गति आधारित है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और जो दोस्तों ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ संयोजन से न्यूटन के तृतीय नियम का एक बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण परिणाम है। और संवेग संरक्षण यानी कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम के नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय यानी सिस्टम पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुछ संवेग नियत रहता है अर्थात संरक्षित रहता है। तो रॉकेट की जो गति का आधारित है वो न्यूटन के संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 176। मानव नेत्र कार्य करता है। तो मानव नेत्र जो कार्य करता है दोस्तों उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है दोस्तों? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 177। निकट दृष्टि दोष मायोपा दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपा जो दूर किया जाता है दोस्तों वो अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि जो दोष है इसमें व्यक्ति जो इससे पीड़ित व्यक्ति हो जाते हैं तो उन्हें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। तो इस रोग में जो है दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करके हम चश्मा पहनते हैं। तो और इसमें एक तरीके से देखा जाए तो उल्टा होता है क्योंकि इसमें जो निकट दृष्टि दोष है उसमें निकट का पास का तो साफ दिखाई देता है जबकि दूर का साफ नहीं दिखाई देता है। तो इसमें दिख रहा है निकट दृष्टि दोष। और जो दूर दृष्टि दोष है उसमें दोस्तों आपको दूर का तो साफ दिखाई देगा और दोहरे का निकट का साफ नहीं दिखाई देता है। और उसमें जो दूर दृष्टि दोष में जो है वो उत्तल लेंस का प्रयोग करके उसे दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि जो दोष है वो दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 178। निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो निकट दृष्टि दोष का जो कारण है दोस्तों नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। क्या है दोस्तों निकट दृष्टि का दोष का कारण? वो है नेत्र लेंस का मोटा और फोकस दूरी कम हो जाती है जिस कारण क्या हो जाता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 179। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था तो वो उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। इसमें व्यक्ति को दूर का तो साफ दिखाई देता है परंतु निकट का पास का साफ नहीं दिखाई देता है। तो दीर्घदृष्टि जो दोष है वो हाइपर मेट्रोपिया इसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये जो दूर किया जाता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। और जो निकट दृष्टि दोष है अभी हमने डिस्कस किया था तो वो अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 180। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है दोस्तों वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सूर्य है उसमें का जो स्रोत है तो वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं किसी न किसी परीक्षा
1 साल बाद ये रिपीट होते ही रहते हैं। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो आधारित है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और सूर्य सिद्धांत मतलब एक तरीके से वो किस पर आधारित है, तो वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 181, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। तो हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत आधारित है दोस्तों, वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जबकि हमने अभी डिस्कस किया था कि परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 182, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस जो प्रभाव है दोस्तों, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 183, दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में जो प्रयोग होता है दोस्तों, वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका होता है दोस्तों? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण जो प्रयोग है दोस्तों, वो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 184, नाभि के विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो नाभि के विखंडन में दोस्तों प्रयुक्त होता है वो तुम्हारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। तो नाभि के विखंडन में जो प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन होता है। और दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो की थी किसने दोस्तों? चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 185, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो द्रव अवस्था में जो पाया जाने वाला धातु दोस्तों धातु है वो है पारा। तो द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और ये धातु भी है। तो वो कौन सा है दोस्तों? एकमात्र धातु है पारा। क्वेश्चन नंबर 186, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु है दोस्तों एकमात्र वो पारा है। और द्रव अवस्था मतलब द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र जो अधातु है वो कौन सा है दोस्तों? वो ब्रोमीन है। कौन सा है दोस्तों? ब्रोमीन। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु है वो है पारा। क्वेश्चन नंबर 187, विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा जो दोस्तों मापी जाती है वो एमीटर से नापी जाती है। किससे नापी जाती है दोस्तों? एमीटर से नापी जाती है। और दोस्तों विद्युत धारा का जो वो है इकाई जो है वो क्या है दोस्तों? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 180, अदिश राशियां हैं। तो अदिश राशियां जो है दोस्तों वो कार्य है, ऊर्जा है, ताप है और समय है और चाल है। कौन सी है दोस्तों अदिश राशियां? कार्य, ऊर्जा, ताप और समय, चाल। तो दोस्तों ये जो अदिश राशियां हैं हमें इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, वे राशियां क्या कहलाती हैं दोस्तों? अदिश राशियां कहलाती हैं। एक बार और देख लेते हैं कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती हैं दोस्तों? अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे तुम्हारा दूरी हुआ, चाल हुआ, घनत्व हुआ, द्रव्यमान हुआ, आयतन हुआ। तो इनके लिए क्या होता है दोस्तों? परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की। तो अदिश राशियां कौन सी होती हैं दोस्तों? जैसे कार्य है, तो कार्य क्या करोगे दोस्तों? आप इसमें कोई दिशा की थोड़ी जरूरत है, किधर को भी कर सकते हो। तो ऊर्जा है उसमें भी आपको देख सकते हो। और ताप है और समय है और चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 189, सैंतीस राशियां हैं। तो सैंतीस राशियां जो उसमें प्रश्न आ ही गया है तो हम सैंतीस राशियों के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो वे राशियां क्या कहलाती हैं दोस्तों? सैंतीस राशियां कहलाती हैं। जैसे तुम्हारा विस्थापन हुआ, बल हुआ, त्वरण हुआ, संवेग हुआ। तो ये किस प्रकार की दोस्तों राशियां हैं? तो ये सैंतीस राशियां। तो एक बार और देख लेते हैं कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यक मतलब परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे राशियां सैंतीस राशियां कहलाती हैं। जैसे हुआ तुम्हारा त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, वेग। तो ये कैसी हैं दोस्तों? सैंतीस राशियां। अभी हमने डिस्कस किया था कि सैंतीस राशियां कौन सी हैं। तो सैंतीस जो राशियां हैं दोस्तों वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे राशियां क्या कहलाती हैं दोस्तों? सैंतीस राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी हुई, कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ, ताप हुआ, समय, चाल, घनत्व और द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 190 तो शुष्क बर्फ जो है दोस्तों वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो शुष्क बर्फ जो है दोस्तों वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 191, तत्वों का सबसे छोटा कण या भाग है। तो तत्वों का सबसे छोटा कण या जो भाग है तो वो है दोस्तों परमाणु। परमाणु जो है वो तत्वों का सबसे छोटा कण एवं भाग है। क्या है दोस्तों? कण एवं भाग मतलब कण या भाग है। तो तत्वों का सबसे छोटा भाग या कण जो है दोस्तों वो परमाणु है। क्वेश्चन नंबर 192,
रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट तो है दोस्तों वो है अणु। तो रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा यूनिट है वो कौन सा है दोस्तों? अणु। और तत्वों का सबसे छोटा कण जो है या भाग है तो वो है परमाणु। तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इसे एक बार और देख लेते हैं कि तत्वों का सबसे छोटा भाग मतलब कण वो क्या है दोस्तों? परमाणु। और रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट वो है तुम्हारा, यानी रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा इकाई है वो क्या है? अणु या यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 193, परमाणु के तीन मौलिक कण हैं। तो परमाणु के जो दोस्तों कितने तीन मतलब कितने मौलिक कण हैं? तो वो है तीन। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से हैं दोस्तों परमाणु के तीन मौलिक कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की जो खोज की थी वो दोस्तों रदरफोर्ड या कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन भी मिल सकता है। और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो दोस्तों किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, जिसे हम ईंट पर नाच के नाम मतलब ईंट पर नाच ट्रिक से याद रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी दोस्तों 194 क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी दोस्तों जे थॉमसन ने की थी। यानी ईंट ईंट में टे आ रहा है तो थे थॉमसन मान लीजिए। और परनाच मतलब प्रोटीन की जो खोज की थी दोस्तों परमाने रदरफोर्ड। कहीं कहीं आपको गोल्ड स्टीन भी मिल सकता है। तो यदि मतलब ये दोनों दे रखे हैं तो प्राथमिकता किसे देनी है दोस्तों? रदरफोर्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 196, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की जो दोस्तों खोज की थी वो अभी हमने ट्रिक से बात की थी। तो ईंट पर नाच, तो न से न आ चे से मतलब चैडविक। तो न से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 197, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों ऋणावेशित कण है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो दोस्तों आपने देखा होगा तो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है। क्वेश्चन नंबर 198, प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन जो होता है दोस्तों वो कैसा होता है? वो धनावेशित कण होता है। कौन सा होता है दोस्तों? प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। क्वेश्चन नंबर 199, न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन जो है दोस्तों एक आवेशहीन कण है। तो इस पर कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन पर। जबकि प्रोटॉन जो होता है उस पर धनावेशित कण होता है, मतलब प्लस का चार्ज होता है। और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऋणावेशित कण है। क्वेश्चन नंबर 200, पॉजिट्रॉन की खोज की थी। तो पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी दोस्तों एंडरसन ने की। किसने की थी दोस्तों प्रोटॉन की खोज? वो उसकी पॉजिट्रॉन की। तो पॉजिट्रॉन की जो की थी वो एंडरसन ने की थी। और अभी हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो तो की थी चैडविक ने, मतलब जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जेजो थॉमसन ने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 201, इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो ऑक्सीजन पर होती है। और ग्रहण करने की आवृत्ति होती है वो अवकरण की होती है। क्वेश्चन नंबर 202, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का जो भार होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन का कितने मतलब भार का कितना होता है? तो वो होता है 1840 गुना होता है। कितना होता है दोस्तों प्रोटॉन का भार? इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 203, विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन होता है। तो विद्युत अपघटन जब होता है तो उसमें जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन वो एनोड पर होता है। किस पर होता है दोस्तों? एनोड पर होता है। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों एनोड पर होता है। क्वेश्चन नंबर 204, परमाणु के नाभिक की खोज। तो परमाणु के नाभिक की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। तो अरबी रदरफोर्ड के बारे में हमने चर्चा की थी। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की भी खोज की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज भी किसने की थी दोस्तों? रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 205, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु का जो नाभिक होता है दोस्तों, तो एक बार इसका चित्र सा बना लेते हैं। तो परमाणु मतलब इस तरीके से होता है। तो उसके अंदर जो होता है एक नाभिक होता है दोस्तों। नाभिक में इलेक्ट्रॉन मतलब आवेशित होते रहते हैं। इसके बाहर बाहर द्वास देख लेते हैं। तो इस तरीके से होता है ये, बीच में उसके नाभिक होता है। और नाभिक में जो होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है दोस्तों कैसा होता है? वो धनावेशित होता है प्रोटॉन। और जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो इसमें पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के जो नाभिक होता है दोस्तों उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या कहलाती है। तो एक तत्व के परमाणु, तो क्या कहना चाह रहा है कि एक तत्वों के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या कहलाती है दोस्तों वो क्या कहलाती है?
तो वो कहलाती है परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 207, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? समस्थानिक कहलाते हैं। तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, मतलब परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, तो वो जो कहलाते हैं दोस्तों समस्थानिक कहलाते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 208, ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्याएं वो समान परंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं, और इसमें कह रहा है कि परमाणु जो संख्या होती है दोस्तों वो कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो इसमें बस थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संभारिक। तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो होते हैं समान परंतु द्रव्यमान जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। और ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान तो समान होते हैं, मतलब द्रव्यमान संख्या होती है समान होती है परंतु उनके जो परमाणु संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? संभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है ये है, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों मेंडलीफ ने किया। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रस्तुत जो की थी वो मेंडलीफ ने की। क्वेश्चन नंबर 210, आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। तो आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को जो कहते हैं दोस्तों क्रम से कहते हैं वर्ग, मतलब आवर्त सारणी के जो उदग्र है उन्हें कहते हैं वर्ग या ग्रुप, और जो क्षैतिज स्तंभ है उन्हें आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं और आवर्त सारणी के उदग्र को वर्ग यानी ग्रुप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, आवर्त सारणी का पहला तत्व है। तो आवर्त सारणी का जो दोस्तों पहला तत्व है वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। तो आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो भी कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 212, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया। तो तत्वों का जो सबसे पहले वर्गीकरण किया तो वो दोस्तों किसने किया? ये थोड़ा टाइपिंग में नीचे आ गया, तो इसका जो मतलब तत्वों का जो सबसे पहले वर्णन किया गया था वो क्या था? डोब्रेनियर ने किया था। और आवर्त सारणी का जो प्रस्तुत किया था वो मेंडलीफ ने किया था। तो इसमें पूछ रहा है कि तत्वों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया वो डोब्रेनियर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 213, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसकी हमने प्रस्तुत किया, वो किसने प्रस्तुत किया था? तो मेंडलीफ ने की थी। और इसमें वर्गों तथा आवर्तों की जो कुल संख्या है दोस्तों, वर्गों की होती है 18 और जो आवर्त है उनकी 7 संख्या होती है। तो आवर्त मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या है दोस्तों वो है 18 और आवर्तों की जो संख्या है वो है 7। क्वेश्चन नंबर 214, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं। तो नॉन स्टिक जो बर्तन है दोस्तों वो बने होते हैं, किसके बने होते हैं? वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? नॉन स्टिक बर्तन वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 215, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है। तो अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होती है दोस्तों वो क्या कहलाता है या कहलाती है? तो वो कहलाती है गैंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि गैंग कहलाती है, या गैंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 216, खनिजों एवं अयस्कों में धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। तो खनिजों एवं अयस्कों में धातु प्राप्त करने की जो विधि है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कर्म। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? धातु क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 217, बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है। तो बर्तन जो होते हैं दोस्तों में तुमने देखा होगा, तो कलाई जो होती है उसका जो उपयोग होता है, मतलब किसका उपयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। तो बर्तनों में कलाई के लिए जो उपयोग होता है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 218, पटाखों में हरा रंग होता है। तो पटाखों में आपने देखा होगा तो हरा रंग जो होता है वो बैरियम के कारण होता है। किसके होता है दोस्तों? बैरियम के कारण होता है। तो पटाखे जो होते हैं उनमें हरा रंग जो होता है वो बैरियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 219, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है। किसके दोस्तों? आतिशबाजी के दौरान जो लाल चटक रंग होता है वो स्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी स्थिति के कारण दोस्तों? स्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण होता है। और जो स्ट्रोसियम है इसका जो प्रतीक है वो क्या है दोस्तों? SR। क्या है दोस्तों? SR। तो स्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण होता है आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो होता है वो स्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 220, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो दोस्तों भविष्य का जो ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो दोस्तों यही थे हमारे सामान्य विज्ञान संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।